हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लूसेंट जीके का चैप्टर नंबर 3 महाजनपद काल कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महाजनपद है और सूची 2 में उनकी राजधानियां हैं। ठीक है, तो गांधार की राजधानी क्या थी? तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। वत्स की राजधानी कहां थी? कौशांबी। और कौशल की राजधानी कहां थी? श्रावस्ती। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। 4 3 2 1 ऑप्शन में कहां पे है? ए में। कहां पे? ए में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे चलें। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो ये अजातशत्रु को। किसको? अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। इसके बचपन का नाम कुड़िक था। इसके बचपन का नाम क्या था अजातशत्रु का? कुड़िक। भगवान बुद्ध के विरोधी देवदत्त के उकसाने पर इसने अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा। ठीक है, अजातशत्रु ने किसकी हत्या करके गद्दी पर बैठा? तो अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके। ठीक है, आगे चलें। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? तो किसने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये उदयन ने। किसने? उदयन या उदयन। उदयन या उदयन दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। व्याख्या देख लेते हैं। पाटलिपुत्र भारत राज्य के बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम है। तो पाटलिपुत्र किसका पुराना नाम है? तो पटना का। इस नगर की स्थापना 2000 साल पहले हुई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र हस्तांतरित करने के लिए की थी। ठीक है, तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने। आगे, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है और जिसके समय में दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी? तो ये कालाशोक के समय। किसके समय में? कालाशोक के समय में। व्याख्या देख लेते हैं। कालाशोक यह शिशुनाग का पुत्र था। किसका पुत्र था? शिशुनाग का पुत्र था, जो शिशुनाग के 394 ईसा पूर्व मृत्यु के बाद मगध का शासक बना। महावंश में इसे कालाशोक तथा पुराणों में इसे काकवर्ण कहा गया है। इसने 28 वर्षों तक शासन किया था। आगे, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहां हुई थी? तो सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। कहां पे हुई थी? तो बेबीलोन में। कहां? बेबीलोन में। आगे, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं में ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो किस नदी के आमने सामने इन्होंने पड़ाव डाला हुआ था? तो ये झेलम नदी। कहां? झेलम नदी में। झेलम नदी के आमने सामने इन्होंने पड़ाव डाला हुआ था। आगे, झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया था। ठीक है, सिकंदर ने पोरस को क्या किया था? पराजित किया था। आगे चलें। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। ठीक है, आगे, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है?
तो भोजक या ग्राम भोजक। क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक। आगे, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। क्या था? अवंतिका। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। यह मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन विक्रमादित्य के राजधानी हुआ करती थी। उज्जैन विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी हुआ करती थी। आगे चलें। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्य नंद था। कौन था? महापद्य नंद। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। नंद वंश की स्थापना प्रथम चक्रवर्ती सम्राट क्षत्रिय महापद्य नंद ने की थी। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी सीमाएं गंगा के मैदान को लांघ गई। ठीक है, आगे चलें। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जैंड्रमीज कहा गया? तो यूनानी लेखकों द्वारा, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया? तो किसको कहा गया? ये घनानंद को कहा गया। किसको? घनानंद को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। यूनान के लेखकों ने इसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा है। यह सिकंदर का समकालीन था। तो घनानंद किसका समकालीन था? तो यह सिकंदर का समकालीन था एवं इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह घनानंद के शासनकाल में। आगे चलें। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। आगे चलें। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो पहला विदेशी आक्रमण तो ईरानियों के द्वारा किया गया था, लेकिन दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण, दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो यूनानियों के द्वारा। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। आगे चलें। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो किसने उसका 20वां प्रांत बनाया था? तो ये डेरियस या दारयाबाहु फर्स्ट ने। ठीक है, डेरियस या दारयाबाहु फर्स्ट ने बनाया था। हाइडेस्पस या बितस्ता या इसे हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के मध्य लड़ा गया था? तो यह सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया था। किसके बीच? सिकंदर और पोरस के मध्य हाइडेस्पस या बितस्ता या हाइडेस्पीज का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यह झेलम नदी के तट पर। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? वही क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। आगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बिंबिसार यह हर्यक वंश का था। कालाशोक यह शिशुनाग वंश का था। महापद्यनंद यह नंद वंश का था। ठीक है, बिंदुसार यह मौर्य वंश का था। तो क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 और 3। 1, 2, 4, 3 कहाँ है? किस ऑप्शन में है? 1, 2, 4, 3 तो बी में है। कहाँ है? 1, 2, 4, 3 बी में। ठीक है, 1, 2, 4, 3। आगे चलें, व्याख्या देख लेते हैं। बिंबिसार यह मगध साम्राज्य का सम्राट था। यह हर्यक वंश का था। किसका? हर्यक वंश का। कालाशोक
यह शिशुनाग वंश का संस्थापक था। शिशुनाग वंश की स्थापना करने वाले शिशुनाग का पुत्र, इसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नंद वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। पुराणों में इसे महापद्यनंद कहा गया। ठीक है। बिंदुसार, यह मौर्य राजवंश के राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, भद्रसार तथा अजातशत्रु वारिसार भी कहा गया है। बिंदुसार महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। ठीक है। किसके पिता थे? अशोक के। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो कर लेते हैं। मगध, मगध का इस समय आधुनिक क्षेत्र कहां पे है? तो पटना व गया के क्षेत्र। ठीक है। वत्स, वत्स कौशांबी, वत्स की राजधानी कौशांबी थी। कौशांबी इलाहाबाद के आसपास पड़ता है। कौशल, कौशल कहां पे पड़ता है? तो कौशल ये अवध का क्षेत्र है इस समय। और अवंती, अवंती यानी मालवा का क्षेत्र, यानी ये अपने में सुमेलित है। तो 1 2 3 4 क्या है ऑप्शन? 1 2 3 4 यानी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। आगे चलें। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये गिरिब्रज या राजगृह। क्या थी? गिरिब्रज या राजगृह। व्याख्या देख लेते हैं। महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध की स्थापना हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने किया था और राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। आगे चलें। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किस शासक द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किसके द्वारा सबसे पहले किया गया था? ये उदयन के द्वारा। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा, क्योंकि उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। आगे चलें। 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? तो 16 महाजनपदों की सूची यह अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। किसमें? अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। ठीक है। आगे चलें। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अंगुत्तर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। यह शुद्ध पिटक के 5 निकायों में चौथा निकाय है। अंगुत्तर निकाय में गौतम बुद्ध और उनके मुख्य शिष्यों के हजारों उपदेश संग्रहित हैं। ठीक है। तो अंगुत्तर निकाय क्या है? यह महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। आगे चलें। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान का समकालीन कौन था? यह घनानंद था। कौन था? घनानंद। ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। यूनान के लेखकों ने इसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा है। यह सिकंदर का समकालीन था एवं इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। आगे चलें। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो यह 6ठी सदी ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। मगध प्रथम साम्राज्य का उत्कर्ष हर्यक वंश के शासनकाल में 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व में हुआ था। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा बिंबिसार था, जिसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। इसने कौशल एवं वैशाली के राज परिवारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इस वंश के अन्य शासकों में अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक ने मिलकर 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक है। इस वंश को पितृघातियों का वंश भी कहा जाता है। किस वंश को पितृघातियों का वंश कहा जाता है? तो हर्यक वंश को। ओके। आगे चलें।
सिकंदर की भारत में सफलता के निम्नलिखित में से कारण कौन थे? सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण कौन कौन से थे? तो कौन कौन से कारण थे इसके? तो देखिए, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है ये, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की सेना थी, बिल्कुल सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, यह भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, यह भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं, ठीक है। आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर लेते हैं। प्रद्योत ये किस राज्य के थे? तो ये अवंती के थे। कहाँ के? अवंती के। पहले अवंती के राजा थे। क्या हो गया? 3, ठीक है। उदयन कहाँ के थे? बी। उदयन कहाँ के थे? ये वत्स के थे। अजातशत्रु मगध के थे। प्रसेनजीत कहाँ के थे? कौशल के थे, ठीक है। एक बार फिर से मिला लेते हैं इसको। प्रद्योत ये अवंती राज्य के थे। उदयन कहाँ के थे? उदयन वत्स के थे। 3, 2 प्रसेनजीत कौशल के थे। 4 अजातशत्रु कहाँ के थे? मगध के। 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 किसमें है? सी में। किसमें है? सी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे चलें। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो नंद राजा के आदेश से कहां पे नहर खोदी गई थी? तो ये कलिंग में। कहां पे? कलिंग में, ठीक है। आगे चलें। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था और फारस का 20वां प्रांत बनाया था? ये डेरियस था। कौन था? डेरियस, ठीक है। आगे चलें। पहला ईरानी शासक डेरियस था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। दारा प्रथम या डेरियस प्रथम प्राचीन इतिहास में हखमनी वंश का प्रसिद्ध शासक था। आगे चलें। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो ये वज्जी या वैशाली के साथ। किसके साथ? वज्जी या वैशाली के साथ इनका युद्ध रहा। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किसने किया था? तो ये अजातशत्रु ने। अभी ऊपर हमने पढ़ा अजातशत्रु का वज्जी संघ के साथ युद्ध था, तो इसका प्रयोग किसने किया था? तो अजातशत्रु ने। तो 29वां का क्या हो जाएगा? ए। आगे चलें। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। अभी ऊपर देखा था हमने। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो ये 600 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व। आगे। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के समकालीन कौन कौन थे? तो एक अजातशत्रु और प्रसेनजीत। कौन थे? अजातशत्रु और प्रसेनजीत, ये दोनों बुद्ध के समकालीन थे। तो 1 और 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। यही आंसर हो जाएगा, ए। आगे चलें। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो देखिए,
बिंबिसार के राजवैद्य कौन थे? जीवक। ठीक है, जीवक किस शासक के राजवैद्य थे? तो बिंबिसार के। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, तो किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो ये किसके दरबार में भेजा था? अवंती के दरबार में। किसके? अवंती के दरबार में। व्याख्या देख लेते हैं। उज्जैन के राजा चंड प्रद्योत की चिकित्सा करने के लिए मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। आगे चलें। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो यह शिशुनाग ने। किसने? शिशुनाग ने। व्याख्या देख लेते हैं। शिशुनाग ने काशी राज्य का विलय मगध राज्य में नहीं किया था। ठीक है, शिशुनाग ने काशी राज्य का विलय मगध राज्य में नहीं किया था। इसने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य अवंती पर वहां के शासक अवंती वर्धन के विरुद्ध विजय प्राप्त की और उसे अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार मगध की सीमा पश्चिम मालवा तक फैल गई। तदुपरांत उसने वत्स को मगध में मिला लिया। वत्स और अवंती के मगध में विलय से पाटलिपुत्र के लिए पश्चिमी देशों से व्यापारिक मार्ग के लिए रास्ता खुल गया। ठीक है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो यह बिंबिसार ने। किसने? बिंबिसार ने। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो अभी हमने पढ़ा था कि काशी का विलय इन्होंने अपने साम्राज्य में नहीं किया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो यह अजातशत्रु ने किया था। किसने? अजातशत्रु ने। व्याख्या देख लेते हैं। अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र था, जिसने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया। उसने अंग, लिच्छवी, बज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। तो इसने किसको किसको अपने राज्य में मिलाया था? अंग को मिलाया, लिच्छवी को मिलाया, बज्जी को मिलाया, कौशल को मिलाया और काशी को मिलाया। ठीक है, आगे चलें। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो देखो क्या करते हैं। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व क्षत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र तथा वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनमें से कोई नहीं, मतलब ये सारे सही हैं, कोई गलत नहीं है। इनमें से कोई गलत नहीं है, सारे सही हैं। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना किसने की थी? बृहदत्त ने। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व क्षत्रांतक एवं इकराट की उपाधि धारण की। यह भी सही है। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी राजधानी थी। ठीक है, तो ये सभी सही हैं। आगे चलें। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो यह नंद वंश का शासन था। उस समय कौन था? घनानंद। ठीक है, घनानंद था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो कौन सा था? तो मगध। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? कौन कौन सा भारत
निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो देखिए, खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ था, बिल्कुल सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबद की कला का प्रचार, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति, ये सभी सही हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 डी। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या नहीं था? तो उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये इसके आक्रमण का प्रभाव नहीं था। बाकी तीनों थे इसके आक्रमण के प्रभाव, लेकिन उसने भारत को यूनान की रियासत नहीं बनाया, ये नहीं था। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो किस राज्य में नहीं थी? तो ये मगध में नहीं थी। कहां? मगध में। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से किसे सेनिया का मतलब क्या होता है? नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। तो निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? तो सेनिया कहा जाता था बिंबिसार को। किसको? बिंबिसार को। ऑप्शन देख लेते हैं। व्याख्या, जैन इतिहास में बिंबिसार को सेनिया या श्रेनिका के नाम से भी जाना जाता था, जो मगध का राजा था और हर्यक वंश का था। आगे, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? देखिए, सेनिया तो बिंबिसार को कहा जाता था, लेकिन उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी किसे कहा जाता था? तो भयानक सेना का स्वामी महापद्य नंद को कहा जाता था। किसको? महापद्य नंद को। 46 का ए। महापद्य नंद ने मगध सम्राट को सर्वाधिक विस्तार दिया और सर्वछत्रांतक एवं इकराट की उपाधि धारण की। महापद्यनंद को उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। ठीक है, आगे चलें। डेरियस दारयबाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां छत्रपी या प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो उससे 360 टैलेंट का राजस्व प्राप्त होता था। कितना? 360 टैलेंट। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? दोस्तों, यह सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन नहीं था? तो यह हेरोडोट्स नहीं था। कौन था? हेरोडोट्स नहीं था। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। सिकंदर के साथ निर्याकस, आर्नेसिक्रटस, आस्ट्रोबुलस भारत आए थे। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन है, वो हेरोडोट्स द्वारा लिखी गई है। तो हेरोडोट्स ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो हिस्टोरिका। आगे चलें। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठिन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। महाजनपद काल में श्रेष्ठियों के संचालक को श्रेष्ठिन कहा जाता था और गृहपति धनी किसान होते थे। तो गृहपति किसे कहा जाता था? तो यह धनी किसान को कहा जाता था। ठीक है, आगे चलें। देखिए, आ गया वही क्वेश्चन। गृहपति का अर्थ क्या है? तो धनी किसान। क्या है? धनी किसान। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कर लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित।
देखिए, अष्टकूलक क्या होती थी? तो अष्टकूलक होती थी परामर्शदायी संस्था। क्या होती थी? परामर्शदायी संस्था। ठीक है। और महामात्र कौन से होते थे? तो महामात्र होते थे उच्च कोटि के अधिकारी। बलि साधक, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, इसको क्या कहते थे? बलि साधक। और शौल्किक या शुल्काध्यक्ष क्या होते थे? तो शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी ए सही होगा। क्या होगा? ए। ठीक है, आगे चलें। मगध के किस प्रारंभिक शासन ने, बैटरी लो दिखाई दे रही है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ऐसा कौन सा शासक था? अभी हमने बताया था आपको, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में। तो विश्व का पहला गणतंत्र कहां स्थापित हुआ था? तो वैशाली में। विश्व का पहला गणतंत्र कहां स्थापित हुआ था? तो यह वैशाली में हुआ था। यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित हुआ था लिच्छवियों के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कर लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित। 54 का क्वेश्चन है। कुरु की राजधानी कहां थी? ये इंद्रप्रस्थ। ठीक है। पांचाल की राजधानी कहां थी? अहिच्छत्र। कहां थी? अहिच्छत्र। 4 3। ठीक है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत, 1। और वत्स की राजधानी कौशांबी, 2। 4 3 1 2। 4 3 1 2, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो यह क्वेश्चन आ गया है ऊपर। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो यह अंगुत्तर निकाय में। कहां? अंगुत्तर निकाय में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहां स्थित था? तो मत्स्य महाजनपद यह राजस्थान में था। कहां पे? राजस्थान में। आगे चलें। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नदी को पहले बितस्ता के नाम से जाना जाता था? तो बितस्ता के नाम से झेलम को जाना जाता था। किसको? झेलम को। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना।